वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंडियन इकॉनमी बेसिक्स के अंतर्गत इन्फ्लेशन टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें ऑलरेडी दो पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या है। उसी में हम लोगों ने डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, इन सब की चर्चा की। बिजनेस साइकिल देखा, ये जाना कि इन्फ्लेशन बेटर है, डिफ्लेशन बेटर है। अगर इन्फ्लेशन बेटर है तो कितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन इकॉनमी के लिए अच्छा होता है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। कौन डिसाइड करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के प्रकार। ठीक है, तो हमारा जो अगला आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति या महंगाई के प्रकार। कितने टाइप्स की इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है। तो जब हम इन्फ्लेशन के टाइप्स की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कारण के आधार पर। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ राइज इन जनरल प्राइस लेवल। सामान्य मूल्य दर में वृद्धि के आधार पर। ठीक है, तो जनरल प्राइस लेवल के बेसिस पे और रीजन के बेसिस पे इन्फ्लेशन को हम अलग अलग प्रकार से डिवाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें रीजन के बेसिस पे, तो पहला होता है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग जनित महंगाई। दूसरा आपने सुना होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग लागत जनित महंगाई भी कहते हैं। लागत जनित महंगाई या मुद्रास्फीति। और तीसरा होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ structural deficiencies in the economy, संरचनात्मक महंगाई। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कारण के आधार पर ये होते हैं। इस सब को हम पढ़ेंगे अलग अलग से कैसे होते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्राइस लेवल की बात करें तो सबसे पहला होता है लो इन्फ्लेशन, जिसे हम लोग निम्न महंगाई कहते हैं। निम्न महंगाई या निम्न मुद्रास्फीति। और इसके दो वेरिएंट हैं आपके पास, एक है क्रीपिंग इन्फ्लेशन और दूसरा है वॉकिंग, यानी रेंगती और चलती महंगाई। दूसरा है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तीसरा है हाइपर इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन को सरपट दौड़ती महंगाई कहते हैं। इसे हम लोग अति मुद्रास्फीति
या कूदती महंगाई भी कहते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो रीजन क्या है, किस कारण से महंगाई है? अगर कारणों को ध्यान में रख करके हम महंगाई को बांटते हैं तो इसे 3 भागों में 3 प्रकार से हम अलग अलग समझ सकते हैं। एक है डिमांड पुल, एक है कॉस्ट पुश, तीसरा है स्ट्रक्चरल। और अगर ये हम देखें कि इकोनॉमी में प्राइस कितना बढ़ गया है, वस्तुओं के मूल्य कितने बढ़ गए हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गया है, बस रीजन की बात नहीं कर रहे, बस रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पे, तो वो है हमारे पास लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग, हाइपर। लो के 2 वेरिएंट है, क्रीपिंग एंड वॉकिंग। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले रीजन से उठा लेते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अब जैसा कि नाम ही है इसका, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों आता है, मांग जनित महंगाई क्यों आती है? बिकॉज ऑफ राइज इन एग्रीगेट डिमांड, है ना, राइज इन एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन। ठीक है, समग्र मांग या उपभोग में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ये बढ़े, राइज कर रहे हैं। अब किन वजहों से ऐसा हो सकता है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिमांड पुल। सप्लाई नहीं बढ़ रही है, जो भी सप्लाई का लेवल है हमारे पास, उसी आपूर्ति स्तर पर मांग बढ़ जा रही है। मांग कैसे बढ़ सकती है? पहला है रीजन, क्या क्या हो सकता है इसका, किन कारणों से ऐसा हो सकता है? तो कारण की बात अगर हम करें, कारण की बात यदि करें तो सबसे पहला तो कारण है निजी एवं सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो। प्राइवेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाए, है ना, ज्यादा खर्चा होने लगे। ठीक है, कम बचत हो, बचत कम किया जाए। ठीक है ना, सेविंग्स कम हो। भाई इनकम बराबर क्या होता है, जो इनकम वाई होता है दैट इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, यही तो होता है। तो अगर हम कंजम्पशन घटा देंगे, ठीक है, सॉरी सेविंग्स घटा देंगे अगर, तो पैसा हमारा जो भी इनकम होगा वो कहाँ जाएगा, कंजम्पशन पे जाएगा। तो कंजम्पशन मतलब उपभोग। ठीक, इसके अलावा प्रत्यक्ष कर में क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया जाए, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टैक्सेस रिड्यूस हो जाए। इसके अलावा इंक्रीज्ड मनी सप्लाई, धनापूर्ति में वृद्धि हो जाए। ठीक है, मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया जाए तो प्राइवेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, सेविंग्स घट जाए, है ना, रिड्यूस सेविंग, डायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया जाए और मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाए, क्रेडिट इंक्रीज कर जाए। इन सभी वजहों से क्या हो जाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। मांग बढ़ जाएगी ना, मैंने आपको बताया, डिमांड इंक्रीज कर जा रही है, सरकारें ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है। अब पैसा खर्चा करने का मतलब ये है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पैसे को लगाया जा रहा है ना। सरकार द्वारा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पैसे को लगाया जा सकता है, या सरकार बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स में पैसे खर्च करती है। कुल मिला जुला करके क्रक्स ये है कि हमारे पास ज्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए, और उस ज्यादा पैसे को फिर हम खर्च करेंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमें इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इधर चले,
दूसरा था हमारे पास कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अब कॉस्ट पुश नाम ही बता रहा है कि लागत को पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, लागत बढ़ जा रही है। तो कहा जाता है जब कारक आगतों के मूल्य बढ़ जाए, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स क्या हो जाए, बढ़ जाए, कारक आगतों के मूल्य बढ़ जाए। तो जब प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट बढ़ेगा तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, और उत्पादन लागत यदि बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इस बढ़ी हुई उत्पादन लागत को जो है समायोजित करने के लिए प्राइस क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट का मतलब क्या क्या हुआ, जैसे लैंड, जैसे लेबर, जैसे कैपिटल एटसेट्रा, है ना। भूमि, लैंड मतलब ये जो फैक्टर इनपुट्स हैं, लैंड पर हम क्या देते हैं, रेंट महंगा हो जाए, लेबर को हम लोग क्या देते हैं, सैलरी वगैरह ज़्यादा डिमांड करने लगे, कैपिटल का हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सब अगर बढ़ जाएंगे तो इससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इसे जो है एडजस्ट करने के लिए जो प्रोड्यूसर होगा वो प्राइस को क्या करेगा, गुड्स के प्राइसेस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से, लागत बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। इसके बाद तीसरा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन ये तीसरा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब ऐसा कैसे होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, संरचनात्मक खामियों की वजह से ऐसा होता है ना। संरचनात्मक खामियां, स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज जो होती हैं, इनकी वजह से जो होता है वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आता है। जैसे पिछड़ा हुआ कृषि क्षेत्र, बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, इसके अलावा अवसंरचनात्मक खामियां, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अलावा पिछड़ा हुआ शिक्षा क्षेत्र, एजुकेशन सेक्टर पिछड़ जा रहा है, बैकवर्ड एजुकेशन सेक्टर है, जिसकी वजह से स्किल्ड मैन पावर की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपका एजुकेशन सेक्टर ही पूरा पिछड़ा हुआ है तो जो स्किल्ड मैन पावर है वो महंगा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो खामियां हैं इत्यादि एटसेट्रा, अब इन खामियों को हम रातों रात दूर नहीं कर सकते, इसलिए जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है ये लंबी अवधि, दीर्घावधि के लिए होता है। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए बना रहता है इकोनॉमी। इसको आप रातों रात या कम समय में दूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो होता है
वो संरचनात्मक खामियों की वजह से अर्थव्यवस्था में होता है और इसे जाने में बड़ा समय लग जाता है। इसी को हम लोग बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल मार्ग अवरोध मुद्रास्फीति, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल, तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, कारण की वजह से आपको समझ में आ गया। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है, सड़कें अच्छी नहीं बनी हुई है। अब अच्छी सड़कें नहीं है तो सड़कें रातों रात तो बनेंगी नहीं। सड़कें अच्छी ना होने की वजह से, अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट महंगा हो जाता है ना। लॉजिस्टिक मतलब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो खर्चा आता है उसे लॉजिस्टिक कॉस्ट बोलते हैं। और अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज होंगी तो उसकी वजह से जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप महंगाई आएगी। तो इसे स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज कहते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इसे कहते हैं। ठीक है, तो रीजन के बेसिस पे ये तीन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ राइज इन जनरल प्राइस लेवल, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला था इसमें लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन जो होता है ये सबसे वांछित मुद्रास्फीति की दर होती है, डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। जो सबसे पहला है दैट इज लो इन्फ्लेशन या निम्न मुद्रास्फीति। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन एनुअल प्राइस राइज इज इन सिंगल डिजिट, जब वार्षिक मूल्य वृद्धि एक अंक में हो। अब एक अंक में होने का क्या मतलब है, तो जो एनुअल प्राइस राइज है वो 0% से लेकर के अगर 9% तक होती है, यानी कोई वस्तु अगर 100 रुपए की है आफ्टर अ ईयर वो 100 रुपीज से लेकर 109 रुपीज तक अगर होती है तो इसे हम लोग लो इन्फ्लेशन या निम्न मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, एनुअल प्राइस राइज 0% to 9%। अब ध्यान रखिएगा, इसमें हमने दो वेरिएंट पढ़े, एक पढ़ा था क्रीपिंग और एक पढ़ा था वॉकिंग। ठीक है, क्रीपिंग एंड वॉकिंग। जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है, रेंगती महंगाई जो होती है, और ये चलती महंगाई है। तो जो रेंगती महंगाई है ये 0 to 3% है और जो वॉकिंग है वो 4% to 9%। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, क्रीपिंग एंड वॉकिंग 0 to 3%, 4% to 9%, या इसे 3% to 9% भी कर सकते हैं। 3% to 3% से ऊपर 9% तक वॉकिंग इन्फ्लेशन है, दैट इज योर लो इन्फ्लेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो क्रीपिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, यही डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। ठीक है,
अब ध्यान रखिएगा, आपके लिए जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIT के अंतर्गत लिया गया है, आप सभी लोगों को पता है, दैट इज 4% ±2%। यानी हमें जो महंगाई है वो 4% और इसके आसपास बना करके रखनी है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे तो 2%, 1.5%, 2% का जो इन्फ्लेशन है वो सफिशिएंट होता है। इंडियन इकोनॉमी क्योंकि अभी ग्रोइंग फेज में है, तो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, दैट इज 4% आइडियल स्टेट में, मानक स्थिति में। ठीक है, तो पहला हो गया लो इन्फ्लेशन। दूसरा देखते हैं, दूसरा अगर हम लोग देखें, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, सरपट दौड़ती महंगाई। तो यहां पे जो एनुअल प्राइस राइज है ये डबल और ट्रिपल डिजिट में हो जाता है, 2 या 3 अंकों में हो जाता है। ठीक है, 2 या 3 अंकों में हो जाता है, डबल ट्रिपल डिजिट में। तो आप समझ ही सकते हैं काफी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया। डबल ट्रिपल डिजिट में हो जाने का मतलब ये है कि 10% से लेकर के 999% तक काफी ज्यादा हो गया। ठीक, दैट इज योर गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और अब इसमें क्या होता है, 2-3 बातें। मुद्रा अपनी कीमत तेजी से खोने लगती है, पहली बात। करेंसी स्टार्ट्स लूजिंग इट्स वैल्यू सो फास्ट, विदेशी निवेशक निवेश करने से परहेज करने लगते हैं। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टार्ट अवॉइडिंग इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड, इकोनॉमी बिकम अनस्टेबल। इकोनॉमी बिकम अनस्टेबल, अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती है। ठीक है, ये सब कारण, ठीक है, ये सब इसके मतलब अगर ऐसा होता है, ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन आता है, तो ये सब परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बहुत ज्यादा करेंसी बहुत तेजी से अपनी कीमत को खोने लगती है। ठीक है, विदेशी निवेशक निवेश नहीं करना चाहते और पूरी इकोनॉमी कैसी हो जाती है, अनस्टेबल। ये होगा तो उसका जो परिणाम है वो ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, दैट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अब इसके बाद जो लास्ट है वो है हाइपर इन्फ्लेशन। जो हाइपर इन्फ्लेशन है अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, when annual price rise is more than 1000%, एनुअल प्राइस राइज जो है 1000% से ज्यादा है,
1000% से अधिक वार्षिक मूल्य वृद्धि, तो इसे क्या बोलेंगे? हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। क्या होगा ऐसा होगा तो? पहली बात लोगों का विश्वास मुद्रा में समाप्त हो जाता है। People starts losing faith in currency. Second, युद्ध इसके आने की एक वजह है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और तीसरा, लापरवाही से मुद्रा छापने की वजह से भी आता है। ठीक है। यदि लापरवाही से मुद्रा छापा जाएगा तो भी आपको जो है ये हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसका अगर एग्जाम्पल आप जानना चाहें, तो जर्मनी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1920, इसके बाद आपका हंगरी, दैट इज इन 1946, इसके बाद जिम्बाब्वे, टू 2004 से लेकर के 9 तक, इसके अलावा आपका अभी हाल ही में वेनेजुएला। ठीक है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई देखने को मिली आपको 2018 ऑनवर्ड्स, बहुत ज़्यादा जो है महंगाई जिम्बाब्वे वेनेजुएला में। तो ये सब हाइपर इन्फ्लेशन इन जगहों पर आया, जिसमें मुद्रा जो है 1000% से, आप समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा एक तरीके से ख़त्म हो गया। जनरली ऐसी स्थिति में क्या करती हैं जो इकोनॉमीज़ होती हैं, वो अपनी करेंसी को बदल देती हैं। ठीक है। करेंसी को वो क्या करती हैं? चेंज कर देती हैं। ठीक। तो ये था इन्फ्लेशन के टाइप्स, प्रकार। सेशन यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इन्फ्लेशन को और आगे जारी रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे महंगाई को मापने का तरीका, कैसे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। ठीक है। सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।